और आइए इसी के साथ हम लोग अवध कॉन्क्लेव के प्रथम सत्र की ओर बढ़ते हैं। मीडिया पैनल पे डिस्कशन होगा और जिसका विषय है मीडिया पावर एंड पब्लिक ट्रस्ट, हु कंट्रोल्स द नैरेटिव टुडे। मीडिया शक्ति और सार्वजनिक विश्वास जो आज विमर्श को नियंत्रित करता है। और मैं अपने पैनलिस्ट को आमंत्रित करूंगी, श्री राहुल देव जी जो कि अभी रास्ते में है, हमारे बीच में आ रहे हैं। श्री राजीव रंजन सिंह जी, आपका मंच पर स्वागत है, आप सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। श्री आलोक जोशी जी और श्री शरद प्रधान जी। श्री राहुल देव जी हमको बीच में ज्वाइन करेंगे। हाँ माइक। श्री राजीव रंजन जी हमारे बीच में है। हमारे ये पैनल है, बहुत ही गुणी है। किसी के विषय में कहना सूर्य को दिया दिखाने जैसा है, लेकिन मैं यहाँ पर हूं तो ये मेरी मॉरल ड्यूटी है कि मैं इनका छोटा सा तारुफ आप तक पहुंचाऊं। राजीव रंजन जी एक बिजनेस और फाइनेंशियल पत्रकार है और अपनी फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेटिव कहानी और आर्थिक नीति में विशेषज्ञता के लिए जाने जाते हैं। और माहौल क्या है आप सभी जानते हैं, और नाम के लोकप्रिय शो और सेगमेंट को होस्ट करते हैं। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं चाहूंगी कि पर जोरदार तालियों से सबका स्वागत करें। श्री आलोक जोशी जी हमारे बीच में हैं, बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और मुखर लेखनी के धनी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपसे तालियां अपेक्षित है। और इस सत्र को मॉडरेट करेंगे श्री शरद प्रधान जी, वरिष्ठ पत्रकार है, राजनीतिक विश्लेषक है और टीवी पैनलिस्ट है और अपने बेबाक और तथ्यपूर्ण विचारों के लिए जाने जाते हैं। तो इस पैनल का स्वागत है। मीडिया पावर एंड पब्लिक ट्रस्ट, हु कंट्रोल्स द नैरेटिव टुडे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पर हमें जरा सा इंतजार था कि राहुल देव आ जाए, बट ही इज ऑन द वे। तो आई वेलकम ऑल ऑफ यू एंड स्पेशली माय टू पैनलिस्ट्स जिनसे मेरे ख्याल कोई भी हर एक लोग वाकिफ होंगे। इनका वाकई जैसा सही कहा इन्होंने कि इनका इंट्रोडक्शन देना तो सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। एंड वेलकम राजीव आलोक। तो ये जो है, और हमें खुशनसीबी हमारी कि आलोक मुंबई से आए हुए थे। जानते हैं CNBC के मैनेजिंग एडिटर रहे पहले और आज भी कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं डिफरेंट चैनल्स को। और राजीव बॉस, तो हम बात की शुरुआत राजीव आपसे करना चाहेंगे। क्या ये ये जो मुद्दा तो लोगों को मालूम है, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। मीडिया पावर एंड पब्लिक ट्रस्ट, हु कंट्रोल्स द नैरेटिव टुडे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण, आज के जमाने में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है ये इशू। और वैसे तो किसी भी लोकतंत्र में मीडिया की पावर हमेशा से इसीलिए जो है फोर्थ पिलर कहा जाता है, other than legislature, judiciary and executive। और ये जो है मीडिया किस तरीके से over the years, over the centuries build करता है। मीडिया even in the earlier days, even before we had democracy, मीडिया का एक अपने अलग शक्ल रहती थी। whether it was the Mughal Empire or the Delhi Sultanate, different periods में, or even earlier चंद्रगुप्त के डेज में भी आपको मीडिया इन डिफरेंट फॉर्म्स हर स्टेज में रहा है। और ये अलग है, ये अलग बात है कि किंगडम्स में मीडिया का रोल बहुत लिमिटेड होता था और वो जनरली वो रोल कहा जाता था कि जो मीडिया जो मालिक की वाहवाही करे। डेमोक्रेसी में फर्क ये हो गया है कि मीडिया इज सपोज टू टेल यू व्हाट इज रॉन्ग वेयर। और वही जर्नलिज्म है। एक जमाने में कहा जाता था कि मैन बाइट्स डॉग इज न्यूज, डॉग बाइट्स मैन नो। बिकॉज आज का जमाना बदल गया है। आजकल कुत्ता जो वो काट रहा है तो बहुत बड़ी न्यूज बन रही है। बट दैट अपार्ट, क्योंकि आज काट नहीं रहा है, खाया जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली आदमी उसके खिलाफ कुछ कर नहीं पा रहा है। वही शक्ल मीडिया के लिए अनफॉर्चुनेटली होती जा रही है। मीडिया विच इज सपोज टू टेल यू और एजुकेट करने की जरूरत है,
उसको इन्फॉर्म करने की, एजुकेट से ज्यादा इन्फॉर्म करने की जरूरत है कि कहाँ क्या चीज कैसे गड़बड़ हो रही है। हम तो इसी को जर्नलिज्म हमेशा समझते रहे, और यही एक चाहे उसको मीडिया की पावर कहिए, या चाहे मीडिया का रोल कहिए, या मीडिया का जो काम करना है इसको, वो है। लेकिन ये जरूर है कि इसको हम एक जो हालात बदल गए, एक जमाने में जो मीडिया के ऊपर पहली बार कुठाराघात हुआ, दैट वाज इन इंडिया में 1977 इमरजेंसी, लेट्स सेड द बेटर अबाउट इट। आज की डेट में अनफॉर्चुनेटली कोई ऑफिशियली कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन मीडिया की क्या हालत है ये हम सब देख रहे हैं, और बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन आई एम एन ऑप्टिमिस्ट, मुझे लगता है नहीं है कि कोई भी चीज इस तरीके की नाजायज चीज परमानेंट नहीं होती है। जायज चीजें चलती हैं लंबी, और उसमें इंटरप्शन आते हैं। तो इसी वजह से, और हम आज मिल भी रहे हैं, इसीलिए हम समझना चाहते हैं कि क्या राजीव आज की डेट में जो स्थिति हो गई है, लेकिन उसमें भी आवाजें उठ रही हैं, एंड हैं लोग हैं। तो अब फर्क ये हो गया कि एज एन इंस्टीट्यूशन हमने काफी गिरावट देखी है, लेकिन अल्टीमेटली आपको लगता है, आपको भी उम्मीद है कि अल्टीमेटली मीडिया अपनी ही शक्ल में जो, और उसका जो आइडियल रोल है वो प्ले कर पाएगा। और जो हम डिस्कस कर रहे हैं कि उसके जो नैरेटिव सेट कर, या नैरेटिव बिल्ड होते हैं। आपको एक बिफोर यू स्टार्ट एक चीज में और याद दिला दूं कि इवन हिटलर का नाम खासतौर से मैं ले रहा हूं, बिकॉज हिटलर ने 1930s में जो क्रिएट किया, उसने सबसे पहले मीडिया को कैप्चर किया। बिकॉज मीडिया कैप्चर करके यू कैन सेट अ नैरेटिव व्हाट यू वांट। हिटलर पे 5 बायोपिक्स बनी, फिल्म भी बनवाई उसने बाय द बेस्ट फिल्म मेकर्स ऑफ जर्मनी। ये तरीका अब ये होता है कंट्रोल्ड मीडिया और इंडिपेंडेंट मीडिया। इसमें सबसे पहले तो आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद कि आप इतनी बड़ी संख्या में मीडिया पर बातचीत हो रही है वहां पर आए। और दूसरी बड़ी बात जो आपने नैरेटिव की बात की है, अब मुझे लगता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया से ज्यादा सोशल मीडिया नैरेटिव कर रहा है। और ये बड़ी अजीबोगरीब बात है कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपने एक टीवी पत्रकार को बुलाया है। हो ये रहा कि टीवी चैनलों के डिबेट में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बुलाए जा रहे हैं। इसी से आप उसकी ताकत का अंदाजा लगाइए कि टेलीविजन का कोई भी कॉन्क्लेव हो, आप देखिए गेस्ट जो उनके पास आते हैं वो लोग आते हैं जो सोशल मीडिया के थ्रू अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए। आपने इस कार्यक्रम में टीवी के एक पत्रकार को बुलाया। और जहां तक नैरेटिव की बात है और कंट्रोल करने की बात है, मुझे लगता है कि मीडिया को कंट्रोल करने की बात मेढक को तराजू पे तौलने जैसा है। आप सबको रखेंगे, 2-4 उसमें से कूद ही जाएंगे और वो बाहर निकल ही जाएंगे। तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते कभी भी मीडिया को। कुछ लोग ऐसे आएंगे जो उछल के उस तराजू से कूद के निकल जाएंगे। आपने इमरजेंसी का जिक्र किया। आप सब लोग जानते हैं कि उस समय की मीडिया के बारे में कहा गया कि शासन सत्ता ने कहा था कि तुम झुक जाओ, तो कहते हैं कि उस समय की मीडिया घुटनों पे आ गई। आज का दौर यह है कि शासन सत्ता कुछ कह भी नहीं रही और मीडिया लेटा हुआ है, कुछ कह नहीं रहे, कहीं से कोई उस तरह की बात नहीं आ रही है। ये क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है? उसी का असर ये हुआ कि लोग इतनी बड़ी संख्या में, अगर आप एडवर्टीजमेंट के लिहाज से ही देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में मेन स्ट्रीम मीडिया को जो एड मिले वो उससे 6 से 8 गुना ज्यादा, 60 से 80 गुना ज्यादा सोशल मीडिया को रेवेन्यू मिला। अब क्या दिक्कत है, जो स्थिति है, मेन स्ट्रीम मीडिया की क्रेडिबिलिटी की बात यह है कि एक बड़ा वर्ग देश का टीवी देखने वाला यह मानता है कि मेन स्ट्रीम मीडिया सरकार परस्त है और सही खबरें तो सोशल मीडिया पे आती हैं। दरअसल ऐसा है नहीं, सोशल मीडिया पर भी नैरेटिव ही गढ़ा जा रहा है। आप चेहरा देखिए और आपके समझ में आ जाता है कि ये आदमी आते ही शुरू करेगा मोदी विरोध से और 32 मिनट तक मोदी विरोध बोलता रहेगा और खत्म भी करेगा। लोगों को पता है कि ये मोदी की तारीफ या बीजेपी की तारीफ या योगी आदित्यनाथ की तारीफ करेगा ही नहीं, मगर उस आदमी का भी एक दर्शक वर्ग है जो काम खत्म कर लेता है। उसको इससे मतलब नहीं कि उसने क्या कंटेंट बोला है,
उसको इससे मतलब है कि उसको सुनना है, और वो कई बार सोने के लिए उसके वीडियो का इस्तेमाल करता है। सोने मतलब रात को। इसी तरह से एक तरफ के ये लोग हैं, दूसरी तरफ एक लोग हैं जो शुरू ही मोदी की और बीजेपी की तारीफ से करते हैं और खत्म भी कर देते हैं वहीं तक। उसमें कहीं से क्रिटिकल व्यू दोनों तरफ पे नहीं आता। तो सोशल मीडिया बहुत जिम्मेदारी अदा कर रहा है, ऐसा भी नहीं, लेकिन कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं, कुछ लोग हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं महसूस करता हूं, सर आप तो मुझसे बहुत सीनियर, मैंने ये महसूस किया कि मीडिया एक इंस्टीट्यूशन के तौर पर, एक संस्था के तौर पर अपनी गरिमा खोते जा रहा है। इसमें इंडिविजुअल्स की क्रेडिबिलिटी बढ़ती जा रही है, इंडिविजुअल्स की पहचान बनती चली जा रही है। एक पत्रकार, अरे ये उसको देखना तो इसको तो देखो, उसको देखना उसको, पहले चैनल देखते थे, पहले अखबार पढ़ते थे, अब लोगों को लोग देखते हैं, व्यक्ति को देखते हैं, और ये एक खतरनाक संकेत है। उस संस्थान, पहले आप एक अखबार पढ़ते थे, आपको मालूम था ये अखबार अच्छा है, तो वो आप 2 अखबार पढ़ते थे, 3 अखबार पढ़ते थे कि 3 तरह के व्यूज आएंगे। और ऐसा अभी ऐसा ही नहीं, ऐसा अभी हुआ है, ऐसा भी नहीं है। ऐसा पहले भी 50 साल पहले भी हुआ था, जब इंदिरा गांधी बहुत ताकतवर हुई थी, तब भी मीडिया 2 तरफ था। और उस समय आप याद कीजिए, जो लोग आज क्रांतिकारी पत्रकार के तौर पर जाने जाते हैं, उस समय एक विचारधारा विशेष के उस समय युवा कार्यकर्ता थे। वो सारे लोग जिनको बड़े पत्रकार के तौर पर आप पीछे 25 साल पहले देखते हैं, 20 साल पहले जो बड़े पत्रकार के तौर पर माने जाते हैं, वो किसी न किसी विचारधारा में, और यहां तक कि ज्यादातर पत्रकार जो मैं जानता हूं, जिनको मैंने देखा, जिनको बड़ा मानता भी हूं, ज्यादातर पत्रकार किसी न किसी राजनीतिक संगठन के कार्यकर्ता थे, और वो एक विचारधारा विशेष के कार्यकर्ता थे। अभी वो स्थिति तो आई नहीं कि जब पत्रकार पत्रकारिता में, जब विद्यार्थी संगठनों के लोग आए, अखिल भारतीय विद्यार्थी से आए, समाज से आए, अपनी पॉलिटिकल थिंकिंग के साथ वो पत्रकार बने, मगर उन्होंने पत्रकारिता की गरिमा को बचाए रखा। और दूसरी तरफ जो किसी भी राजनीतिक संगठन से जुड़े पत्रकार नहीं है, वो उन्होंने पत्रकारिता की साख पर बट्टा लगाने का काम किया। वो एक शेर है कि अपनी मर्जी के सफर में कहां हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का उधर के हम हैं। तो जैसे जैसे रुख बदलता है, पत्रकारों ने अपना रुख बदला है। तो ये, मैं ये नहीं मानता कि अब कोई उम्मीद की किरणें सब खत्म हो गई, बहुत अंधकार युग इस वक्त चल रहा है, बहुत बुरे दिन पत्रकारिता के आगे, मैं ऐसा नहीं मानता। अगर ऐसा होता तो बहुत सारी ऐसी खबरें हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जन दबाव, राजनीतिक दबाव के, अगर आप इसको दूसरे तरह से भी देखें, सारे चैनलों ने यह दिखाया कि 400 पार अब की ओपिनियन पोल में, सारे चैनलों ने दिखाया, और नतीजा क्या आया? अगर ये चैनल दिखाए होते कि 270 सीट आएगी, इस बार बहुमत मिलना मुश्किल है, अगर 2 महीने पहले से यह दिखाया होता तो आपको मालूम है नतीजा क्या होता। जब आप 400 पार दिखा रहे थे तो मेजोरिटी नहीं मिली, अगर आप कहते कि मेजोरिटी मिलना मुश्किल है तो क्या होता? यह फर्क मीडिया की भूमिका का होता है। नैरेटिव जब उसको गढ़ने का टाइम आता है, तब मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत हद तक अभी भी प्रभावी रूप अख्तियार करता है, लेकिन जनता उसी के कहने पर 400 पार करा देगी, या उसको वो कह रहा है और वो जनता का आईना है, ऐसी बात भी नहीं है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। चैनलों ने एक प्रयोग किया था अभी कुछ दिन पहले, अरावली के पर्वत को लेकर बड़ी चर्चा हो रही थी कि दिल्ली का पर्यावरण का नुकसान हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। तो कुछ चैनलों ने अपने पत्रकारी धर्म का निर्वाह करते हुए उस पर कार्यक्रम बनाए, उसकी रेटिंग जाके आप देख लेंगे तो माथा पीट लेंगे। तो इसलिए लोग फिर जब तो फिर वो ये जो किसी जमाने में किसी गरीब का अखबार कभी नहीं चला, किसी जमाने में किसी गरीब का न्यूज चैनल नहीं चला, हमेशा उद्योगपतियों के ही चैनल चले, हमेशा उद्योगपतियों के ही अखबार चले। तो आज एडवर्टीजमेंट नहीं होगा, आज रेवेन्यू नहीं होगा तो कोई खड़ा नहीं होगा। आज का मॉडल जो मैंने आपको बताया, सरकारें रेवेन्यू देना बंद कर दें तो चैनलों का सर्वाइवल खत्म हो जाएगा। सर अच्छी तरह से बता सकते। तो बहुत कुछ डिपेंडेंसी गवर्नमेंट पर चैनल्स की इसलिए भी है क्योंकि जो मार्केट है
वो तो चैनल वालों को बोलता है भाई तुम्हारा चैनल कौन देखता है? तुम्हारा चैनल तो 35 से 50 साल के बीच में वो खाली आदमी देखता है जिसके पास फोन नहीं है, जो बटन वाला मोबाइल देखता है वही टीवी देखता है। देखिए एडवर्टाइजर की भाषा क्या होती है। वो कहता है तुम्हारा चैनल कौन देखता है? जो बटन वाला मोबाइल रखता है, जो रिमोट चेंज नहीं कर सकता, जो इंटरनेट पे जो फेसबुक व्हाट्सएप यूट्यूब नहीं देख रहा है, जिसके पास इंटरनेट वाला मोबाइल नहीं है वो टीवी देख रहा है। और वो चूंकि खाली है और तुम हिंदू मुसलमान की बहस और तमाम फालतू चीजें दिखा रहे हो, तो इस रेटिंग पर तो तुमको चैनी खैनी का, रूपा अंडरवियर बनियान का तो ऐड मिल जाएगा, तुमको मर्सिडीज का, तुमको महिंद्रा का, तुमको एक्सयूवी का, जो नई गाड़ियां लॉन्च हो रही, जो गाड़ियां ही 40-40 लाख की है, उसका आप कभी भी ऐड न्यूज चैनल पर नहीं देखेंगे। आप देख लीजिए मेरी बात, आप जैसे ही यूट्यूब खोलिए वैसे ही आपको जितनी अच्छी ब्रांड्स हैं वो सब के ऐड आते हैं यूट्यूब पर। कोई वीडियो खोलिए, उस वीडियो का भले व्यू 1000 हो, उसके सब्सक्राइबर 100 हो, लेकिन उस पे ऐड की क्वालिटी देखिए कि वो किस तरह का ऐड है, तो रेवेन्यू तो उधर जा रहा है। तो इसलिए टीवी की अपनी एक मजबूरी है, मेन स्ट्रीम मीडिया का जो रनिंग कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन उस वही नैरेटिव सेट कर रहा है ऐसा नहीं है। सोशल मीडिया ने अपनी एक बहुत मजबूत पहचान बना ली है और लोगों के घर घर, इवन आप देखिए लोग सफर कर रहे हैं, गाड़ियों में चल रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं तो भी। और इसका एक दूसरा पहलू है कि सोशल मीडिया ने सबको इन्फॉर्म तो कर दिया, एजुकेट किसी को नहीं कर पा रहे। सबको जानकारी तो हो जा रही है कि हाँ ये खबर है, आपको कुछ सुना तो है कि आज ममता बनर्जी कुछ फाइल लेके भाग गई, आप पूछिए आगे क्या हो, बस इतना ही सुना था, रील में देखा तो थोड़ा सा आया था ममता बनर्जी फाइल लेके भाग गई, उसके यहाँ छापा पड़ गया। लेकिन क्या है केस, क्यों है केस, इसके पहले क्या हुआ था, इसमें किसी को जानने की जरूरत नहीं। और जब सोशल मीडिया नहीं था, लोग अखबार पढ़ते थे, लोग टीवी देखते थे, तो उन्हें इन आउट सब पता रहता था, क्योंकि वो 5 कॉलम की खबर में आपको थोड़ा बैकग्राउंड भी मिलता था, थोड़ा जो इवेंट हुआ वो भी मिलता था, और कुछ हिस्टोरिकल अगर कहीं से जुड़ सकता था तो लोग वो चीजें भी ले आके। अब वो चीजें खत्म हो रही, तो आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके सामने एक संकट इस बात का तो जरूर है कि सोशल मीडिया, अब जब आपका अध्ययन कमजोर होगा तो आप बहाए जा सकेंगे बहुत आराम से। संविधान सभा में जब बैठक में लोकतंत्र को हम ले रहे थे, तो जो बहस में सबसे मजबूत पक्ष आया था वो यही था कि अगर कुछ तो प्री रिक्विजिट है डेमोक्रेसी की, अगर साक्षरता नहीं होगी, अगर सारे लोग पढ़े लिखे नहीं होंगे, बराबरी आर्थिक सामाजिक तौर पर नहीं होगी, तो एक समय आएगा जब ये भेड़ तंत्र में लोकतंत्र भेड़ तंत्र में भी बदल सकता है। लोग धर्म, जात, क्षेत्र और इस सब के लिहाज से लोगों की भावनाओं को भड़का के राज कर सकते हैं। ये एकदम मैं वर्बेटिम बता रहा हूं, जो कि संविधान सभा की डिबेट में उस वक्त लोगों ने सोचा था कि अगर लोकतंत्र को हम अपना रहे हैं तो उसकी प्री रिक्विजिट जो पूर्व शर्त है, अगर पहले उसको ना पूरी करके आप सीधे ही लोकतंत्र ले रहे हैं सिर्फ इसलिए कि सबको वोट देने का अधिकार मिल जाएगा। अब देखिए बात शुरू होने लगी, अब लोग कह रहे हैं कि जो टैक्स दे रहे हैं वही वोट दे, जो टैक्स नहीं दे रहे वो क्यों। तो ये तमाम जो चीजें पीछे से अभी यहां तक पहुंची है, हम बेहतर की उम्मीद हमेशा करना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा है कि इससे खराब दिन आएगा, मुझे लग रहा है इससे अच्छा दिन आएगा। नहीं तो 20 साल पहले भी जब मीडिया पर बहस होती थी तो लोग यही कहते थे मीडिया कहां से कहां पहुंच गया। 20 साल बाद भी ये बहस। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात कही राजीव ने कि उम्मीद की किरण है। ठीक है, चीजें गड़बड़ है, हालात बिगड़े हुए हैं, लेकिन जैसा मैंने भी शुरू में कहा था कि मैं तो ऑप्टिमिस्ट हूँ, बिलीव करता हूँ कोई भी गलत खराब चीज ज्यादा दिन लास्ट नहीं करती है। जैसे ठंड हो चाहे ज्यादा गर्मी हो, बदलता है मौसम, ऑलवेज चेंजेस, और उसी का हम इंतजार रहेगा। लेकिन ये जो इन्होंने बात कही ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक का डिस्कोर्स जो है वो कई बार कंपेल करता है कि मीडिया में क्या नैरेटिव। लेकिन आजकल की डेट में जो अजर मेन स्ट्रीम मीडिया का सवाल है, अभी तो ऐसा ही हो रहा है कि वो कोशिश कर रहा है पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की, किसी को खुश करने के लिए, और वो जो वो जर्नलिज्म नहीं। मेन चीज ये है कि ये काम जर्नलिस्ट का नहीं है, लेकिन वो किया जा रहा है। लेकिन दूसरी बात जो आपने कही वो बड़ी सिग्निफिकेंट ये है
कि जो रेवेन्यू, जो एक बात की कॉन्ट्रडिक्टरी हो जाती है कि जो रेवेन्यू गवर्नमेंट पे डिपेंडेंस है, लेकिन ये जो सोशल मीडिया है यहाँ गवर्नमेंट की डिपेंडेंस नहीं है, जो इसमें आ रहा है। और जैसा आपने खुद ही कहा कि 70 टाइम्स ज्यादा मिला रेवेन्यू इस इलेक्शन के दौरान सोशल मीडिया पे, तो ये बड़ी अच्छी बात है। चाहे ये ठीक है, इसमें ये जो बात इन्होंने पॉइंट आउट करी कि इंडिविजुअल्स प्रोजेक्ट हो रहे हैं, इसमें इंस्टीट्यूट मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन नहीं हो रहा। वो मुझे लगता है कि पहले भी जब प्रिंट मीडिया का दौर था तब भी ये होता था कि ये राइटर्स को लोग याद रखते थे। ये अलग बात है क्योंकि जब से ऑडियो विजुअल आ गया तो आप शक्ल जिसकी देखते हैं तो उसका इम्प्रिंट आ जाता है देखने वाले के सामने, और वो क्या बोलता है, कैसे बोलता है, उससे बहुत फर्क पड़ता है। आई एम श्योर आलोक जोशी, आप इससे एग्री करेंगे। आपका वो आलोक अड्डा आता था, वो एज अ पर्सन, एज ए पर्सनैलिटी, वो लोग इंतजार करते थे कि ये कंक्लूड करेंगे तो कौन सा शेयर पड़ेगा। दो चीजें मुझे याद आ रही। एक है कबीर का जो घर होके आप ना चले हमारे साथ, तो एक पत्रकारिता की धारा में कहा जाता है, कबीर को हम लोग आदि पत्रकार मानते हैं कि अपना सब कुछ फूंक के आगे बढ़ने के लिए तैयार रहिए। दूसरी लाइन है घोड़ा घास से तैयारी करेगा तो खाएगा। तो इन दोनों के बीच में द्वंद्व है कुछ पत्रकार, और एक दौर होता है समाज का जब आजादी के आंदोलन की पत्रकारिता की जब भी हम बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि उस वक्त ये पूरा देश किसी और चीज में लगा हुआ था, एक मिशन था। तो वो पत्रकारिता का भी एक मिशन था। 1975 इमरजेंसी की जब आप बात करते हैं सौरभ जी, तो इमरजेंसी के आसपास इस पूरे देश में एक उद्वेलन का माहौल था और पत्रकार उससे अलग नहीं रह सकते थे। पत्रकार इस समाज का हिस्सा है। हम कई बार कहते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण है, जो हम लोगों ने बचपन में निबंध लिखे हैं। तो पत्रकारिता क्या इस समाज का दर्पण नहीं है? पत्रकारिता साहित्य भले नहीं है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन तो इसी सोसाइटी का है। और ये जो टॉपिक है हमारा, मीडिया पावर एंड पब्लिक ट्रस्ट, हु कंट्रोल्स द नैरेटिव। प्रश्न ये है कि ये नैरेटिव क्या चीज है और इसको कंट्रोल करने की जरूरत क्यों और कब पैदा हो रही है, कब पैदा होती है। मुझे जहां तक याद आता है, मैं आप यहाँ शरद जी, राहुल जी मुझसे बहुत पुराने अनुभवी लोग हैं। मैंने जब पत्रकारिता शुरू की थी तब भी न्यूज रूम्स के अंदर नैरेटिव कंट्रोल करने की होड़ तो थी। ऐसा नहीं था कि लोग नैरेटिव कंट्रोल नहीं करना चाहते। हमारे अखबार के अंदर आरएसएस से जुड़े लोग भी थे जो पूरी आस्था के साथ अपने एजेंडा को बढ़ाने में लगे रहते थे, और इंडियन पीपुल्स फ्रंट के लोग भी थे, वो भी उतनी ही ताकत से जब जहां मौका मिलता था वो, और हम लोग उनकी आलोचना या जो जनरल कंसेंसस थी पत्रकारिता की, उसमें इन दोनों की आलोचना किस चीज के लिए होती थी। कहा जाता था कि भाई जो आपके विचार हैं वो रखिए, आपको विचार रखने पर कोई पाबंदी नहीं है, विचार को समाचार में मत घुसाइए। जिस वक्त आप खबर लिख रहे हैं उस खबर को खबर की तरह रिपोर्ट कीजिए, और आपके अखबार में एक संपादकीय का पन्ना है जहां विचार लिखने की आजादी है, अपने अपने विचार लिखिए, अपने नाम से चलाइए। समस्या तब होती है जब आप विचार के हिसाब से समाचारों का चयन करने लगते हैं, खबर ढूंढने लगते हैं। ये खबर चले तो ठीक रहेगा, ये खबर चले तो ठीक नहीं रहेगा। जो न्यूयॉर्क टाइम्स की मशहूर लाइन है, ऑल द न्यूज दैट इज फिट टू प्रिंट, वो सारे खबर जो छपने लायक है वो छपनी चाहिए, वो सब। अब क्योंकि अखबारों में जगह की दिक्कत होती है, इस वजह से सिलेक्शन में प्रायोरिटी में नीचे चली जाए कोई चीज तो अलग बात है। लेकिन अब अखबारों की, मुझे अब अखबारों का बहुत वर्षों से अनुभव नहीं रह गया, करीब 30 साल हो गए मैंने अखबार में काम नहीं किया है, अखबार में लिखता जरूर हूँ। लेकिन टेलीविजन चैनल्स का और टीवी जब शुरू हुआ था तब ये था कि दिक्कत ये, अखबार में आपके पास ज्यादा कंटेंट होगा, आप 2 पेज और बढ़ा देंगे। टीवी में 24 घंटे के ऊपर आप घंटा नहीं जोड़ सकते।
तो आपको सब कुछ उस व्हील के अंदर तय करना है, तो इसलिए चीजें सिलेक्ट करनी है। आज की तारीख में पिछले कुछ वर्षों में ये हुआ है, जो अभी राजीव जो बात कह रहे थे और बहुत महत्वपूर्ण बात है, कि लोग आदमी को पहचानने लगे हैं इंस्टीट्यूशन के मुकाबले। जैसे आज भी अभी कुछ देर पहले हमारी सर जी से बात हो रही थी, हिंदू नाम का अखबार है, चेन्नई की हेडक्वार्टर है उसका। लखनऊ शहर में जो पिछला काउंट मुझे याद है, मुझे किसी ने बताया कि 7 से 8 हजार कॉपी पर डे आती है। दाम उसका आनंद वर्धन जी बता गए कितने रुपए का मिलता है, 12 रुपए का। तो ये 8,000 कॉपी लखनऊ शहर में किस किस अखबार की बिकती है, ये पता कर लीजिए। और वहां वो हिंदू अखबार बिक रहा है इस वजह से कि उसको उसका कंटेंट है, उसमें कुछ ऐसा है जिसकी लोगों को जरूरत है। और ये किसको जरूरत है, आप लोगों को सबको पता होगा। आईएएस की तैयारी करने वाले लोग हिंदू अखबार पढ़े बिना उनका गुजारा नहीं होता है। और अभी हाल में मैं देखता हूं कि हर अखबार का एक सिविल सर्विसेज एडिशन आता है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो अखबारों जहां सर्कुलेट होते हैं, वहां हर अखबार का एक सिविल सर्विस एडिशन है। वो सिविल सर्विस एडिशन इतना जरूरी है अखबार का कि लोग उसके लिए अलग पैसा देते हैं। अखबार उसके लिए एक अलग एडिशन निकाल रहा है, उसके वो अलग से पैसे लेता है, उसमें विज्ञापन कम होते हैं। इसका अर्थ है कि जो लोगों की जरूरत है उसको जो पूरा कर रहा है, उसके पास बाजार है, उसके बाजार की उसको कोई बाधाएं नहीं आ रही। दूसरी तरफ जो बात अभी राजीव ने कही, उस पर ध्यान देना चाहिए आपको। हम हर हफ्ते कम से कम 2 दिन हर एक टेलीविजन न्यूज रूम के जो डिसीजन मेकर लोग हैं उनके इसमें जाते हैं कि पिछले हफ्ते हमारे चैनल पे कौन सा प्रोग्राम चला, कौन सा नहीं चला, और जो नहीं चला उसको चलाने के लिए क्या किया जाए, और जो नहीं चला उसके सामने दूसरे चैनल का क्या चला। इसका एक आसान उदाहरण आपके सामने रख देता हूँ। एक चैनल ने दोपहर 2:30 बजे का समय पाया कि ये बहुत ठंडा टाइम है, इसमें कुछ होता नहीं है, और ये पुरानी बात है, 15 साल कम से कम हो गए हैं इसको। तो उस वक्त एक ऐसा प्रोग्राम लगाया जाए जिससे कुछ थोड़ा बहुत भी व्यूअरशिप आएगी तो बड़ा अच्छा रहेगा। तो 2:30 बजे दोपहर के सास बहू और साजिश नाम का एक प्रोग्राम इजाद किया गया। वो जो टेलीविजन सीरियल्स हमारे आते हैं उनकी कंटेंट पर आधारित था। लगा कि जो महिलाएं दिन में खाली होती हैं खाना खाने के बाद, बनाने के बाद, वो इसको देखने में समय लगाएंगी। जब उसके बाद रेटिंग्स आनी शुरू हुई तो पता चला कि वो देश का सबसे पॉपुलर प्रोग्राम वही है। और आज की तारीख तक यह हाल है कि किसी भी टेलीविजन, मेन स्ट्रीम टेलीविजन जो अपने को कहते हैं, 2:30 बजे आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज ले आइए, वो सास बहू और साजिश छोड़कर उस खबर पे नहीं जाएंगे, किसी सूरत में नहीं जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है इस वक्त हमारा प्रोग्राम सिर्फ सास बहू और साजिश देखा जाएगा। अगर किसी दिन किसी ने हिम्मत की कि हम बहुत महत्वपूर्ण खबर है इसके लिए हम इस प्रोग्राम को हटा रहे हैं, तो वो अगले हफ्ते उनका हिसाब हो जाता है कि भाई क्या दिमाग खराब हो गया, कैसे तुम संपादक हो, अकल नहीं है, चैनल चलेगा कैसे। ये और इसको बहुत और आसान ट्रांसपेरेंट तरीके से आप YouTube पर देख सकते हैं। वहां क्योंकि जैसे मुझे दिखता है, टेलीविजन में तो कुछ लोग पैसा देते हैं, एक बारकाम की एजेंसी है जो रेटिंग देती है, जो लोग सब्सक्राइब करते हैं उनको मिलती है। YouTube पर तो मैं प्रोग्राम बना रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, सामने आप दर्शक हैं, आप भी देख रहे हैं कि इस वक्त इस इंसान को कितने लोग देख रहे हैं। तो जाहिर है ये प्रेशर उस आदमी पे भी होता है जो YouTube पर शुरू होता है, YouTube पर या सोशल मीडिया पे आदमी अपनी इच्छा पूरी करने के इरादे से कि मैं चलिए कुछ नहीं है तो थोड़ा अपने विचार रखे जाए, कुछ कार्यक्रम शुरू किया जाए। उसके बाद उसको जब दिखता है कि इसमें कुछ लोग देखने लगे तो उसको मजा आने लगता है। फिर लगता है जिस दिन ज्यादा लोगों ने देखा ये वाला टॉपिक काम का है, इसको और आगे बढ़ाओ। मैंने YouTube पे काम शुरू किया तो मुझे मेरे मित्रों ने सलाह दी कि भाई यहाँ कोई मॉडरेट धारा नहीं चलती है, या तो इस तरफ हो जाओ या उस तरफ हो जाओ, या तो आप पूरी तरह मोदी जी के वक्त हो जाइए, और या पूरी तरह आप वो जो करें उसकी आलोचना कीजिए, वो चाहे सही करें चाहे गलत करें। और सच बात है, आप देख लीजिए जो चैनल्स चल रहे हैं इस देश में, उनमें यही 2 धाराएं हैं जो टॉप पर हैं। जब आप रेटिंग्स देखते हैं उसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि आप बैलेंस या बैलेंस ओपिनियन विचार की बात करें। फिर भी है जो लोग
अगर मुझे घास की परवाह नहीं है तो मैंने अपने घास का इंतजाम कर रखा है, तो फिर जो मेरा मन आएगा करूंगा। जैसे राजीव जी ने अरावली वाली बात की, अरावली पर मैं आपको बता सकता हूँ कि अरावली के प्रोग्राम की कोई रेटिंग नहीं आई है और तमाम न्यूज चैनल्स के न्यूज रूम में ये इस बात पे डिबेट हुई है कि क्या जरूरत थी इस बकवास को दिखाने की। हमारा वो जो है जोकर खड़ा होता है 8 बजे, इतना बढ़िया प्रोग्राम करता है, आप उसी को फोकस करिए। दर्शक के हाथ में जो कंट्रोल्स द नैरेटिव का सवाल है, वो नैरेटिव यकीनन दर्शक के हाथ में है, कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। हमारे दोस्त कमाल खान इसी शहर में थे, उनका एक स्पीच मुझे याद है, किसी जगह जाके कह रहे थे, उन्होंने नाम लिया था, मुझे उनका नाम याद नहीं है साहब का, कि उन साहब ने एक बड़ी शानदार इजाद की है जिसका नाम है रिमोट कंट्रोल। आपके हाथ में होता है, बटन दबाइए और चैनल बदल दीजिए, आप उसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? और यही हर चीज का जवाब तो यही मिलेगा, उस रिमोट का इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। ये सास बहू का प्रोग्राम तो तब भी शाकाहारी चीज है कि भाई लोगों को एंटरटेनमेंट में मजा आता है तो देखते हैं। हिंदू मुसलमान की बहस, भारत पाकिस्तान की बहस, पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे, इस पर इस देश में इतनी ज्यादा रेटिंग क्यों मिलती है कि टेलीविजन चैनल के हर न्यूज रूम में तय हो, नहीं यार हम लोगों ने गलती कर दी, वही भारत पाकिस्तान चलता है, वही दिखाओ। चलता तो हिंदू मुसलमान ही है। ये सरकार की तरफ से डिक्टेट नहीं आ रहा है कि आप हिंदू मुसलमान करें, डिक्टेट आ रहा है। मैं ये भी आपको साफ कह दूं, ऐसा नहीं है कि सरकार नहीं चाहती है कि आप कुछ करें या कुछ न करें, आप उनके खिलाफ प्रोग्राम न करें, ये हर सरकार चाहती है। और यही वजह है कि उन्होंने घोड़ा घास से यारी करेगा तो खाएगा क्या फॉर्मूले को इस्तेमाल कर लिया है। और बीजेपी की सरकार, अन्य पार्टियों की सरकारें अपने अपने घास के बंडल लेकर घोड़ों के सामने रखने में एक दूसरे से होड़ कर रही हैं। कौन कितना विज्ञापन देकर किस चैनल को अपने साथ बांध के रख सकता है, इसकी तगड़ी होड़ चल रही है। और सोशल मीडिया के भी विज्ञापन जो आए हैं वो आप चुनाव के दौरान देख लीजिए, उनमें राजनीतिक पार्टियों के विज्ञापन जमकर है, क्योंकि इस स्पेस को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। अगर मुझे पता चल जाए कि टीवी चैनल आजकल कोई नहीं देखता है और सिर्फ सोशल मीडिया चल रहा है, तो जाहिर है मैं वहां विज्ञापन पे पैसा झोंकूंगा। और ये सरकारें YouTube के इन्फ्लुएंसर्स को पैसा दे रही हैं, ये सरकारें लोगों को पैसा देकर दूरदर्शन में एनरोल करा रही हैं, पैनल करा रही हैं कि आप यहाँ खर्चा कीजिए, पैसा कमाइए। तो नैरेटिव को कंट्रोल करना इच्छा है, अरमान है और वो सदा रहेगी। लेकिन जो कंट्रोल हो रहा है, हम लोगों को जो बचपन से पढ़ाया गया, भाई सुनो सबकी, करो अपने मन की। फिर हम टीवी चैनल जब देख रहे होते हैं या यूट्यूब पर कोई प्रोग्राम देख रहे होते हैं, तो हम अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये ज्यादा बड़ा सवाल है। और वो सवाल सिर्फ मीडिया से हल होने वाला नहीं है। मीडिया में कुछ चैनल हैं जो एजुकेट करने का मीडिया का काम था, वो जाहिर है। और अगर वो इंस्टीट्यूशनल मीडिया, सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं करेगा, तो इंडिविजुअल्स खड़े होंगे और वो करेंगे, और वो अपनी अपनी कोशिशें कर रहे हैं और लोग उसको सराहते भी हैं। राजीव रंजन तो चलते हुए चैनल पे ही काम कर रहे हैं, वो किसी भी इन्फ्लुएंसर से बड़े इन्फ्लुएंसर हो गए हैं उसी चैनल पे काम करते हुए। इस तरह के और उदाहरण भी टेलीविजन चैनल्स में मौजूद रहे हैं। लेकिन आज की तारीख में आप ये सोचिए कि कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ में, हम कितने खुशकिस्मत हैं, एक ऐसे दौर में आ गए हैं। मैंने जब टेलीविजन शुरू किया था तो एक CNN पे प्रोग्राम आया करता था, आप लोगों ने भी देखा होगा, लैरी किंग लाइव। लैरी किंग साहब के बारे में था कि साहब जब मर्जी आती है लाइव हो जाते हैं, इनको चैनल ने ऐसी छूट दे रखी है। हमको लगता था क्या बादशाह वाली नौकरी है, क्या जलवा है। आज हमारे जैसे लोगों के पास, ये मामूली आदमी के पास ये सुविधा है, आप अपना मोबाइल ऑन कीजिए और लाइव हो जाइए। कितना बड़े पैमाने पे डेमोक्रेटाइजेशन हो गया है मीडिया के बिजनेस का, इंफॉर्मेशन का। ये मुझे लगता है ये सेलिब्रेट करने का वक्त है। जो दबाव डालने वाली कोशिशें हैं, वो ताकतें वो कब नहीं रही। इमरजेंसी के दौर में तो अखबार बंद होने का मतलब होता था सब कुछ बंद हो गया। फोन पर हाथ लगाने से लोग डरते थे जो सरकारी नौकरी में थे, कि कहीं कहीं फोन सुना ना जा रहा हो। उसके बावजूद लोगों ने साइक्लोस्टाइल मशीन पे साइक्लोस्टाइल पर्चे निकाल कर अपनी बात लोगों तक पहुंचाई। और
उस इमरजेंसी के समय में भी उसका मुकाबला किया। तो आज की तारीख में तो कितनी टेक्नोलॉजी उपलब्ध है और कितने रास्ते खुले हुए हैं। मुझे लगता है कि मीडिया के भरोसे रहने के बजाय नैरेटिव जिन लोगों को, हमारे सामने अनुपम बैठे हुए हैं, ये इतना बड़ा आंदोलन इन्होंने चलाया, हल्ला बोल, ये उदाहरण है सामने कि कैसे आप नैरेटिव बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। और एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना उसको मैं कहूंगा, जो अन्ना आंदोलन था, उसने हमारे देश के समाज को बहुत ही बुरी तरह डिरेल किया है। इससे कोई ना इत्तेफाक रखता हो तो न रखे, लेकिन उसकी वजह से बहुत कुछ बिगड़ा है। वो उस तरह की चिंताजनक घटनाएं, लेकिन वो होती हैं। समाज में ऐसी चीजें भी होती रहेंगी। उनके लिए आपको अपने को तैयार रखना होगा, अपने आसपास के लोगों को तैयार करना होगा। मुकाबला तब हो पाएगा, इससे नहीं होगा कि वो चैनल कैसे सुधरेगा और वो अखबार कैसे सुधरेगा। बिल्कुल, ये बात तो सही है कि कोई रिफॉर्म चैनल्स को रिफॉर्म करने के लिए कोई नहीं बैठा हुआ है और एक्सपेक्ट भी नहीं करना चाहिए। ये तो डिमांड, जो पब्लिक की डिमांड होगी उससे वो सुधरेंगे, और इससे भी सुधरेंगे। कभी कॉन्शियस के नाम जैसी चीज जो है ना, वो भी नहीं इसमें काम, क्योंकि जब मार्केट ओरिएंटेड है। अब जैसा इन्होंने बताया, दोनों जनों ने, राजीव और आलोक ने, अरावली हिल्स की खबर की कोई अहमियत नहीं पब्लिक के लिए, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये कई बार कहा जाता है हमसे, लोग कहते हैं कि आपने जो है एनवायरमेंट पे आप लोग कुछ नहीं करते। हमने कहा देखे कौन, पहला प्रॉब्लम यही होती। दुर्भाग्य सबसे बड़ा ये है, मैं अभी राहुल से भी यही कह रहा था कि कभी भी कोई सीरियस इश्यूज होते हैं, तमाम सीरियस इश्यूज होते हैं, गड़बड़ी इतनी ज्यादा हो रही है, लेकिन उसमें उसकी व्यूअरशिप बहुत कम होती है। आपको ताजुब होगा सुनकर के कि, और बड़ा मुझे कभी कभी ये लगता है कि हम कहाँ जा रहे हैं। गैंगरेप विक्टिम के बारे में आप खबर कर रहे हैं और उसको देखने वाले लोग बहुत कम हैं। आप ये अभी जब वो एसआईआर चल रहा है, एसआईआर में क्या क्या गड़बड़ हो रही है सबको मालूम है, लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं। अब तो हम देख रहे हैं कि पढ़े लिखे लोगों के समझ में नहीं आ रहा कि कैसे फॉर्म भरना चाहिए, और तो बेचारा जो एक गरीब मजदूर जाहिल है वो कहां से करेगा। उस पर आप प्रोग्राम करते हैं। अभी रिसेंट हमारा खुद का एक्सपीरियंस है, उसकी व्यूअरशिप बहुत कम होती है। तो ये सोसाइटी को भी सोचना पड़ेगा कि सीरियस इश्यूज पे उनको रिएक्ट करना चाहिए। मीडिया का काम है कि कोई गलत चीज हो रही तो रिएक्ट करता है, और वो मेरा ख्याल जैसा है अभी तो, क्योंकि जमाना बदल गया है, टेक्नोलॉजी बदल गई है, तादाद बहुत बढ़ गई है, तो उसमें हर तरीके का मिक्स है। लेकिन राहुल, ये इस पूरे मिक्स में ये कैसे, इस जर्नी में कैसे ये आएगा कि सही चीज क्या है, गलत क्या है, और ये किसको अधिकार है जय तय करने का। क्योंकि गलत चीज, अब उसमें गलत ये हो रहा है कि जो सोशल मैसेजेस हैं, मैसेजिंग है, वो एक तरफ से कंट्रोल्ड हो रही है और दूसरी तरफ आजादी है, लेकिन उसकी जो इम्पैक्ट है उसमें आपको क्या लगता है, इसमें किसका रोल था? शुक्रिया। पहले तो माफी, मैं इस नए लखनऊ के लिए नया हूँ तो भी इसका आपको गोल भी समझ में नहीं आया, तो भटक के कहीं और चला गया था। बहुत सारे हमारे सभी दोस्त, हम सभी, राजीव थोड़ा सा छोटा होगा लेकिन बाकी हम लोग तो हम उम्र हैं, एक साथ हमने पत्रकारिता यही लखनऊ में शुरू की, तो सबके अनुभव भी एक जैसे ही हैं। आप भी देख रहे होंगे, तो इसमें कोई अलग किस्म का अनुभव मैं आपको नहीं बता सकता, सिवाय इसके वही कि एक समय मेरे हाथ में चैनल था, उसका सर्विस हुआ था, तो उसमें मैं ही तय करता था कि क्या विषय होगा, प्राइम टाइम पे क्या बहस होगा, और वही अनुभव कि जिस दिन हम बहुत अच्छे, मैं खुद एंकर ही हूँ, तो गंभीर विषय पर उस दिन का जो बहुत महत्वपूर्ण विषय होता था, उस पर अच्छे से अच्छे मेहमानों को बुला के हम बहुत अच्छी दीर्घ गंभीर ज्ञान भरी चर्चा करते थे। तो उसकी अगले हफ्ते जो रिपोर्ट आती थी वो टीआरपी ऐसे आती थी, और जिस दिन मैं कामयाब हो जाता था अपने मेहमानों को लड़ाने में, लगे कि मारपीट हो जाएगी, तो उसकी रिपोर्ट ऐसे आती थी। अब इसमें मैं क्या करूँ,
यानी मीडिया क्या करे, एंकर क्या करे। तो ये यहाँ ताकत किसकी है? अभी पावर की बात हो रही है, तो मीडिया को चलाना और मीडिया को कामयाब बनाना या नाकामयाब बनाना किसी एक उसके मंच को, ये किसके हाथ में है? आपके। और जो हम दर्शक होते हैं तो हमारे। तो जहाँ तक अंतिम सत्ता का, अंतिम शक्ति का प्रश्न है लोकतंत्र में, वो तो लोगों की होती। लोग भी, जिसको हम लोग कहते हैं या जन कहते हैं, कई बार सुनने में लगता है कि वो एक बड़ी अमूर्त किस्म की, बड़ी एक अच्छी सत्यान्वेषी, सत्यानुरागी नाम की कोई चीज होती है, लोग जो होता है। लेकिन ऐसा है नहीं, हम जानते हैं। लोग ऐसी चीज है जिसको बहकाया जा सकता है, कभी इस दिशा में कभी उस दिशा में, वैसे बहकाने की तरकीब होनी चाहिए। आमतौर पे नेताओं के पास वो तरकीब से आ जाती है। और हर चीज़ का एक चरित्र होता है, मीडिया का चरित्र होता है, एक राज्य का चरित्र होता है, एक राजनीति का चरित्र होता है, सबका एक चरित्र है। तो शक्ति का चरित्र एक ये भी है, किसी भी तरह की हो, कि वो विरोध और आलोचना बर्दाश्त नहीं करती, और वो जिनको प्रभावित करती है या करना चाहती है उनको वो उन पर कब्जा करने की कोशिश लगातार करती है। और हम सब जगह देख सकते हैं, तो आपको ममता बनर्जी का प्रेस के लिए या आलोचना के लिए जो उनका व्यवहार है उसके साथ, उसमें और नरेंद्र मोदी के व्यवहार में, उनकी सरकार के व्यवहार में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। आप दूसरी सरकारों को भी देख लीजिए, आप नीतीश सरकार को, जिनको नीतीश को बड़ा हम लोग एक समय दोस्त हम सबके रहे हैं, बहुत अच्छा हम मानते थे, वहाँ भी उन्होंने अखबारों के साथ क्या किया, पत्रकारों के साथ क्या किया, वही किया जो आज हो रहा है। जयललिता का तो बहुत मशहूर हिंदुओं का की जब 160 मुकदमे शायद किए थे। मैं इंडियन एक्सप्रेस सत्ता में रहा हूँ, तो हम जानते हैं कि दिल्ली में कितने मुकदमे हुए थे, बम्बई में था मैं तो वहाँ भी मुकदमे थे, 150 के आसपास मुकदमे, कोई नई बात नहीं। अब मुकदमे उस तरह से नहीं किए जाते, छापे अब भी पड़ते हैं, लेकिन अब तो व्यक्तियों को भी छापे पड़ते हैं। ये अलग बात है कि निकलता न तब कुछ निकला न अब कुछ निकलता है। तो न्यूज़ क्लिप का मामला अगर हमें याद हो, लेकिन ये बात ज़रूर है कि दुनिया भर में मारे जाने वाले और उन पर हमले होते हैं, ऐसे पत्रकारों की संख्या बढ़ रही है। हर साल, पिछले साल से ज़्यादा पत्रकार मारे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, जेल में भेजे जा रहे हैं। और भारत कि आप जानते हैं रैंकिंग क्या है विश्व प्रेस स्वतंत्रता की सूची में, हम नीचे से 10वें 11वें हैं। हमारा महान लोकतंत्र जो है अमृतकाल में उसने अमृत बोया है, उसका अंदाजा लोगों को मिल रहा है। लेकिन ये भी हम जानते हैं कि सारी दुनिया की सारी लोकतांत्रिक ताकतें और संस्थाएं, दरअसल उनका सबका एक ही काम है कि वो भारत का नुकसान करना चाहती है। उनको बाकी दुनिया में किसी से मतलब नहीं। इसलिए जो कुछ भी विदेशी अखबारों में, चाहे वो कितनी बड़ी संस्था हो, वो संयुक्त राष्ट्र की संस्था हो, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो, या वो प्रेस रैंकिंग्स मामला हो, कि सब भारत के अपने षड्यंत्र पूर्व शत्रु है, और वो षड्यंत्रकारी है। हम तो षड्यंत्र करते नहीं। भारत तो जैसे हिंदू कभी हिंसक नहीं होता, एक ये भी आख्यान है। तो हमारा इतना बड़ा साम्राज्य बन गए, यहाँ इतिहासकार बैठे इरफान साहब बताएंगे। तो हम लोग ने बहुत अहिंसक तरीके से दूसरे राज्यों को अपने में मिलाया। हम लोग हमले नहीं करते थे। हिंदू राजा जो होते थे वो जाते थे प्रेम से बाहें फैलाए हुए, उनका वैसे ही स्वागत कर लिया जाता था। दूसरे देश की जनता और राजा कर लेते थे और अधीन हो जाते थे। तो हमारी तो अहिंसा का कोई मुकाबला ही नहीं है। और शस्त्र जो है हमारे, वो केवल शोभा के लिए है, पूजा के लिए है। उनका इस्तेमाल हमने कभी नहीं किया। तो मित्रों, ये आख्यान युग है। और मजेदार बात एक ये है, इसका अक्सर मैं सोचता हूँ कि दुनिया में इससे पहले कोई पीढ़ी ऐसी नहीं थी जिसके पास दुनिया की हर चीज के बारे में काफी कुछ जान लेने का मुफ्त 24 घंटे
माध्यम उपलब्ध हो। कोई भी सर्च इंजन ले लीजिए, जो एक फोन हमारे पास है, स्मार्टफोन, उससे हम दुनिया की हर चीज के बारे में, हर विषय, हर घटना के बारे में, सब कुछ नहीं लेकिन काफी कुछ जान सकते हैं। सब कुछ तो कोई नहीं जानता। कमाल ये है, अब इसको खूबसूरती कहा जाए या दुर्भाग्य कहा जाए, कि हम सबके पास ये साधन है, हर समय है, मुफ्त है, उसके बावजूद हमको जानने की जरूरत ही महसूस नहीं होती, इसलिए हम सर्च करते ही हैं। लोग पूछते हैं कि साहब फलाना जगह ये छपा, फलाना चैनल पे ये दिखाया गया, तो मैं कहता हूँ झूठ है। हमें कैसे पता चले झूठ कैसे? अरे भैया फोन उठाओ, वो सर्च कीवर्ड डालो, 3-4 सवाल पूछ लो, इतने आपको सत्य के संस्करण मिल जाएंगे, उसमें से कहीं ना कहीं सत्य आपको कुछ न कुछ सब भी मिल जाए और आपकी समझ में आ जाए। लेकिन ये इतनी बड़ी जहमत करने की, हम लखनऊ वाले ही इसके लिए मशहूर नहीं है कि हम जहमत नहीं करते, दुनिया भर में ये हो रहा है। तो हम सब कुछ जान सकते हैं, लगभग सब कुछ जान सकते हैं, लेकिन हम जानना नहीं चाहते, जिज्ञासा नष्ट हो गई है। मैं समझता हूँ कि एक लोकतंत्र के लिए, मनुष्यता के लिए इससे गंभीर कोई चीज नहीं है। यही कारण है कि हमारे पास हम जिन आधुनिक तौर तरीकों का, जिन सुविधाओं का, जिन यंत्रों का उपयोग करते हैं, जिनके बिना हम एक दिन शायद जी भी नहीं पाएंगे। उसमें बिजली भी शामिल है, उसमें फोन भी शामिल है, संचार शामिल है, गाड़ियाँ शामिल हैं, सब कुछ शामिल है, पुल शामिल हैं, वगैरह वगैरह। लेकिन ये जिस ज्ञान ने ये सारी चीजें पैदा की है, वो उसको हम अभी जो आख्यान है कि वो सब पश्चिमी संस्कृति, अपसंस्कृति है। संसार का सारा ज्ञान तो हमारे पास है, तो सब हमारे शास्त्रों में है, तो वेदों में सब कुछ है। तो एक सवाल ये हम नहीं अपने आप से नहीं पूछते और लोगों से भी नहीं पूछते कि भाई अगर सब कुछ यहाँ था, हमेशा से रहा है, क्योंकि हम तो सनातन है, हमारे यहाँ जो कुछ है सब सनातन है, तो फिर उसकी एक आध चीज तो हमारी जिंदगी में कहीं हमें दिखती होती कि ये हमारे सनातन से, वेदों से, हमारे शास्त्रों से, हमारी परंपरा से आई। कहाँ है ये सब कुछ? तो विज्ञान ने बनाया ना। उस विज्ञान में 1500 साल पहले का छोड़ दीजिए, जो हमारे योगदान थे, हमारे गणित में योगदान था, खगोल विद्या में योगदान था, चिकित्सा में योगदान था, और बहुत जबरदस्त है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आज एक भी चीज तो हमें नहीं मिलती जो हमारे उस मौलिक सनातन ज्ञान के माध्यम से हम तक पहुंची हो और हमारे जीवन में शामिल हो। तो ये तो सच्चाई है। लेकिन हमसे उम्मीद की जाती है कि हम पुराण क्यों सत्य माने। विज्ञान जो है वो पुराणों में है, विज्ञान में विज्ञान नहीं है। विज्ञान पुराणों में है, वेदों में है, उपनिषदों में है। और चूंकि मेरी रुचि का विषय थोड़ा सा, तो मैं आपको बता सकता हूँ, या सुन के समझ में आ जाता है, चाहे वो बड़े से बड़े हमारे धर्माधिकारी आजकल लोग हैं, धर्मगुरु लोग हैं, एक बहुत युवा क्या कहें उसको, लंपट है किस्म का, लेकिन वो इस समय हमारे सबसे बड़े धर्मगुरु हैं, 27 साल की उम्र में, और वो किसी भी बड़े से बड़े इस देश के वैज्ञानिक से ज्यादा बड़ी ताकत है उसके पास, ज्यादा बड़ी फॉलोइंग है। वैज्ञानिकों तो नाम भी नहीं जानते अपने देश में। तो ये तो इसके लिए कौन दोषी है? हम सच जानना ही नहीं चाहते। हमको ऐसी एक मानसिकता में बना दिया गया है कि हम सब मिलकर, अब अमृत काल का मतलब है कि आज से 3000-4000 साल पहले का जो पौराणिक भारत था, अगर वो था तो वैदिक भारत, हम उसमें उस तरह से रहना चाहते हैं। हमारे गुरुकुल होने चाहिए। जब हार्वर्ड बकवास है, ऑक्सफोर्ड बकवास है, वो सब हमारे लिए, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं पूरे 150, 200, 300 साल से। ऐसी मूर्खता अगर जो आख्यान हमारे दिलों में भर दे इस देश में, तो माफ कीजिएगा, मैं तो लोगों को ही दोष दूंगा, अपने आप को ही आप कर सकते हैं।
और मैं तब हम जरा भी सोचे तो हैरान है क्या हो गया। क्योंकि अगर हम पुराण को सत्य मानने लगेंगे तो हमें ये मानना होगा कि एक दूध का समुद्र है, क्षीर सागर, जिसमें एक विराट सर्प है, उसके फन पर उसमें उसकी गोद में केंचुल में उसकी विष्णु जी लेटे हुए हैं। उनके पेट से नाभि से कमल निकल रहा है, कमल के ऊपर ब्रह्मा जी प्रकट होते हैं और फिर बहुत कुछ होता है, फिर सृष्टि का निर्माण होता है। ये वैसे ही है जैसे हमें ये भी मानना पड़ेगा कि एक जन्नत थी तो उसमें औरत और एक आदमी था। औरत को उसकी पसली से निकाला गया, आदमी की पसली से और निर्माण हुआ, फिर उसने सेब खा लिया तो फिर द ओरिजिनल सिन। तो अगर आज के युग में इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी अब भी उसको ये लगता है कि ये दोनों बातें सही है और वही सही है, ये सब माया है, शंकर वाली अद्वैत वाली माया नहीं। तो मनुष्य पर उसकी मूर्खता पर हम सर पीट सकते हैं। उपाय एक ही है कि लोक जगे, लोक जागरण जिसको कहते हैं, कैसे होता है मीडिया काम तो लोक जागरण है, लोक शिक्षण, लोक जागरण, उसको जगाए रखना। क्योंकि सत्ता किसी की भी हो वो हमको भरमाने की ही कोशिश करेगी, क्योंकि ऐसा करके ही सत्ता में बना रहा जा सकता है। राजाओं के युग में जिनको आज हम बहुत बड़ा प्रबल आकर्षण है, राम राज्य के नाम पर भी हम राजाओं के युग में वापस जाना चाहते हैं। तो उसमें अखबार नाम की चीज, मीडिया नाम की चीज उसमें नहीं होती। दरबारी होते थे, पर जनता होती थी, सामंत होते थे। अब ये एक नई चिड़िया आ गई लोकतंत्र, उसको भी ले आया, उसमें लोक प्रमुख हो गया, नागरिक प्रमुख हो गया। पहले तो वो प्रजा था, प्रजा से हम नागरिक हुए, तो उनमें बहुत भारी दार्शनिक तात्विक अंतर है। लेकिन जैसे अभी लोगों की बात हो रही थी, तो राजा को या शक्ति को या राजनीतिक शक्ति को, शासक को लोग नहीं चाहिए, उसको भीड़ चाहिए। वो भीड़ का भूखा है राजनीतिक। और भीड़ किसकी? भेड़ों की, मनुष्यों की। और हम बहुत खुशी से हम भेड़ बने यार, भेड़ बने होते जा रहे। मैं इसी लखनऊ में बड़ा हुआ सब कुछ, और मैंने यहीं पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बचपन से लेकर अपनी आधी जवानी बिताई। तो यहाँ जो लोग संघ से परिचित हैं उनको मैं बता दूँ, मैं द्वितीय वर्ष शिक्षक संघ का स्वयंसेवक कर रहा हूँ। और ईश्वर ने बचाया नहीं होता तो शायद मैं प्रचारक बन के पद मंत्री बनती तो वही क्या होता, पर सारे हमारे जूनियर। लेकिन ये कुछ खुदा ने हिम्मत बख्शी, कुछ पढ़ने का शौक था, उसने मुझे बचा लिया, उबार लिया अपने आप के सामने। मैं शायद मंत्री मुख्यमंत्री बनकर भाषण भी दे सकता था। अफसोस होता है कई बार कि कहाँ है, जैसा बुलाने का मौका आया उस समय हम बाहर आए और भाषण कर रहे हैं। तो लेकिन वो जो देखिए, इसलिए मैं ये दावा थोड़ा सा कर सकता हूँ कि मैं अपने अनुभव से ये जो पूरा मंजर मैंने बयान किया है, जो भारत में भी बना है संस्कृति के और धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, इस माया के पीछे जो इसका मर्म है वो शुद्ध भावुकता बढ़ाने, भावनाओं का दुरुपयोग करने और शोषण करने का मर्म है। उससे बचना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि बड़ा मोहक है। अतीत की बड़ी मोहक कल्पनाएं हमारे सामने कर दी जाए, रख दी जाए, उसी के साथ कहा जाए कि ये बीच के इसको छोड़ जाओ, हमें जहाँ जाना है वो इससे भी ज्यादा मोहक है। वो राम राज्य है, वो अमृत काल है, हम विश्वगुरु बनने जा रहे हैं, हम ज्ञान के भिखारी हैं पिछले 300-400 साल से आज तक।
लेकिन हम विश्व गुरु हैं। और इस पर लोग यकीन करते हैं। इससे बड़ी कोई, इससे बड़ा कोई मजाक है क्या विश्व गुरु नाम की चीज? कोई नहीं। हमारे तो मीडिया ये नपुंसक मीडिया है, जो माफ कीजिएगा, जो जिसे हम मुख्य धारा का मीडिया कहते हैं। मैं नहीं जानता, आलोक अली कह रहे थे कि कौन सा एक चैनल, कोई भी एक चैनल है आलोक जो जिसमें हम जो कुछ बचा है, मुझे तो नहीं दिखता। बड़े चैनल नहीं, कोई भी नहीं है। तो मैंने भी छोड़ा हुआ है, मैं नहीं देखता। कुछ अझेल है, झेल ही नहीं सकते। मैं नेटफ्लिक्स देख लेता हूँ, बेहतर है। तो उनके हाथ पैर बांध दिए गए हैं। कुछ मजबूरी भी कर रहे हैं। हमारे बहुत सारे दोस्त जो इन चैनलों में अखबारों में काम कर रहे हैं, वो जानते हैं, बहुत अच्छे समझदार लोग हैं, पत्रकार हैं, देश को भी चाहते हैं, देश का बड़ा समझते भी हैं, चाहते भी हैं, लेकिन मजबूर हैं। सब क्रांतिकारी नहीं हो सकते, सबको घर चलाना है, नौकरियां चाहिए। कितनी बड़ी संख्या में पत्रकार बेकार हैं, बेरोजगार हैं, और वो कैसे जी रहे हैं इसकी जानकारी हम लोगों को नहीं होती। यहाँ बहुत से एक और लोग बच्चे हैं हमारे दर्शन कर एक आम जिले का एक पत्रकार किन हालात में अपना काम करता है, कैसे जीता है, कैसे इज्जत के साथ जिंदगी अपनी बिताने की कोशिश करता है, उसके बच्चों के साथ, अपने के साथ क्या होता है, इसकी कोई कल्पना ज़्यादातर लोगों को नहीं हो। हम बड़े चेहरों को देखते हैं और उनके आधार पर तय करते हैं, मीडिया को कट्टर में खड़ा करते हैं। जो मीडिया की आज भी रीढ़ है, बैकबोन है, जो यहाँ से असली खबरें जमीन से आती हैं, उनको लाने वाले, उनकी आर्थिक हैसियत, उनकी सामाजिक हैसियत, उनकी जो काम करने की परिस्थितियाँ वो इतनी भयानक है कि सामने रखा जाए तो यकीन नहीं होगा। भुखमरी तक की नौबत आ जाती है। वो मजबूर है। थानेदार उनके लिए सबसे बड़ी सत्ता है, विधायक परम सत्ता है, उसके अलावा मंत्री और मुख्यमंत्री तो मुझे देवता जैसे कुछ है। वो तो मामूली एक ठेकेदार जिसकी मिली भगत है थानेदार से और अधिकारियों से और डीएम से, वो उनके लिए सबसे बड़ा खतरा है। इसके बावजूद भी खबरें उनका वो हमें दिखते नहीं है, इसलिए हम सोचते नहीं उनके बारे में। लेकिन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप याद रखें, इन बड़े चिन्हों को देखकर राय बनाने से पहले ये सोचेगा कि ये जो लोग नहीं दिखते वो भी हैं, जिंदा हैं, कैसे जिंदा हैं। एक काम हम सब लोग समाज के रूप में, पाठक और दर्शक के रूप में कर सकते हैं कि जो कुछ जहाँ कहीं हमें अच्छाई, सच्चाई, ईमानदारी पत्रकारों में, पत्रकारिता में दिखती है, उसकी मदद करना। मदद नहीं मिलती है, जो समाज उनसे इतनी ऊंची ऊंची अपेक्षाएं रखता है हमसे कि हम सत्ता की सच्चाइयाँ आपको बताएंगे, तो आपकी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप ईमानदारी को भी बढ़ावा दें, संरक्षित करें। दूसरी बात, बहुत सारे हमारे दोस्त, हमारे पूर्व दोस्त अब दिलो दिमाग से भी बिक गए हैं, झुक गए हैं, बिक गए हैं, बह गए हैं, जो भी है नहीं जानते। तब तो उनसे हम लोगों की भी बातचीत, हम सब बहुत अकेले हैं, मैं समझता हूँ अपने आप में अकेला महसूस करते हैं। समझदार लोग आप जैसे लोग हैं जो हमें सुन लेते हैं, लेकिन इस चाटुकारों की भीड़ में हम लोग बहुत अकेले। तो इनको मदद कौन करेगा? सरकार और सत्ता तो नहीं करेगी, बाजार नहीं करेगा। सत्ता की आज वो इतनी सर्वशक्तिमयी सत्ता हो गई है, और ये इनकी तो ये जो अभी हमारे शासक हैं उनकी तो एक पूरी कल्पना और उनकी महत्वाकांक्षा ही सारी, हर क्षेत्र की सारी सत्ता को अपने हाथ में समेटना है। तो उससे यह अपेक्षा करना कि बाजार से कहीं कोई ऐसी ताकत आएगी या बाजार हमारे जैसे लोगों की, भीड़ वाले लोगों की पीछे खड़ा होगा, ये झूठी बचकाने की बात है। अंततः सच्चाई की बात कोई भी कर रहा हो, कोई भी आंदोलन हो, मीडिया हो, पत्रकार हो, बुद्धिजीवी हो, उनके पीछे अगर समाज खड़ा नहीं होगा तो फिर न तो समाज बचेगा, न लोग बचेगा, न पत्रकारिता बचेगा।
तो इस सत्ता के इस चरित्र को और उससे लड़ने की बचाने की जरूरत को अगर हम सब समझेंगे नहीं और हम भी भावनाओं में अगर बहते रहेंगे और अपने आसपास के लोगों को भी बहते जाने देंगे तो इस बहुत आसान है, तो फिर ये ढलान को कोई रोक नहीं सकता। तो एक नागरिक के रूप में भी हमें थोड़ा सा रेजिस्ट करने की, थोड़ा सा अड़ने की हिम्मत पैदा करनी पड़ेगी, अपने आप में भी और अपने परिवारों में और बाकी समाज में, दोस्तों में। सुविधा है, बौद्धिक सुविधा भी हमें गुलाम बनाती है, शारीरिक सुविधाएं तो बनाती है। हम सब इतने सुविधा हैं कि सोचने का भी श्रम नहीं करना चाहते क्योंकि वो भी असुविधाजनक है। तो अभी तो यही बातें, बाकी उदाहरण बहुत सारे दिए जा सकते हैं लेकिन अभी छोड़ बहुत ही बढ़िया बातें आपने कही हैं, बहुत सच्चाई बयान करी है। और ये बात सही है कि जो ज़मीनी स्तर ग्रास रूट लेवल पे जो जर्नलिस्ट जो काम कर रहे हैं बड़ा जोखिम भरा काम है और उनको हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं। यहाँ तक कि होता है कि उनके नाम तक नहीं लिया जाता है जो मूल खबर लेके आता है। लेकिन जो आइकन्स हैं, जो मेरा कहने का मतलब राहुल ये है कि जो बैठे हुए हैं, जिनके वजह जिनको देखने के लिए लोग इंतजार करते हैं, वो जो मैसेज दे रहे हैं वो बहुत नेगेटिव, सच से परे है। आपने बहुत सी बातें कही, बहुत ही बढ़िया बातें कही हैं जो हमें सोचने पे मजबूर करना चाहिए कि रियलिटी क्या है। लेकिन हमें अगर सिर्फ इतना हम याद रखें, मेरा ख्याल हमारे सारे पैनलिस्ट एग्री करेंगे कि मीडिया को फोकस करना चाहिए सिर्फ सत्य पे, और सच अधिकतर कड़वा होता है लेकिन सच बयान करने का जज्बा होना चाहिए, हिम्मत होनी चाहिए। मेरा ख्याल उसमें मैं उन पत्रकारों को नहीं ब्लेम करता हूं जो जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, वो तमाम जोखिम भरी जिंदगी जीते हैं, तमाम रिस्क फेस करते हैं, मौत हो जाती है लोगों की, परिवारों के साथ दुर्दशा होती है उनकी। लेकिन जो लोग इस पोजीशन में हैं, सुविधा भोगी के अलावा जरूरत भोगी जो है, जो जरूरतमंद है, वो अगर कर रहे हैं और उसमें सच पे कन्फाइन करते हैं तो बहुत कुछ मीडिया को संभाला जा सकता है। केवल सच तक रहें, उसमें नमक मिर्च ना लगाएं तो बहुत सी बातें सामने उजागर हो सकती हैं। बिकॉज अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि ट्रूथ शुड प्रिवेल, और उसके लिए आदमी को थोड़ी रिस्क लेने की जरूरत है और याद रहना चाहिए अगर मीडिया में काम करना। वरना मैं तो आमतौर पे लोगों को कहता हूं कि बहुत सुविधा का शौक है तो पान की दुकान खोल लो, मीडिया में क्यों जाते हैं, वहां ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। लेकिन कई दफे क्या होता है, ग्लैमर की वजह से लोग मीडिया में आते हैं कि ये सोच करके कि अरे हम आज तो आई एम ब्रशिंग शोल्डर्स विद सो एंड सो, इसके साथ हम सामने बात करते हैं, उसको हम 4 बातें सुना देते। लेकिन ये नहीं सोचते कि सोसाइटी के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और इसीलिए मीडिया को थोड़ा औरों से फर्क होना चाहिए। और ये जो नैरेटिव सेट करता है मीडिया, वो तभी कर सकता है अगर वो सत्य को अपहोल्ड करने के लिए सब कुछ करने को तैयार हो। और इसमें मुझे से पहले कि मैं इंक्लूड करूं, एक शेर याद आ रहा है उनका, खुशबीर सिंह शाद का, जो बेस्ट डिस्क्राइब करता है कि पत्रकारिता को कैसा होना चाहिए। वो इस तरीके से है कि हम अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, अपने दर्द की शिद्दत को कम नहीं करते, जरा सी बात पे आंखों को नम नहीं करते, बने बनाए रास्तों पे चलते नहीं, तमाम लोग जो करते हैं वो हम नहीं करते। यही रोल होना चाहिए मीडिया का। थैंक यू।